नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना, जिनसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछेंगे हम लोग कि साहब, ये पार्लियामेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, इससे तो एक ही सवाल उठता है यार, कौन क्या बोल रहा है वो बोलने दो, मेरे को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट डू वी रियली नीड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ पर पार्लियामेंट में कुछ नहीं होता, हंगामा होता है। अगर एक पार्टी पावर में है, तो उसको अपने रूल बनाने देने चाहिए। चाहे वो सही हो, गलत हो, उसके बाद उसका एक कुछ आप एडवाइजरी काउंसिल बनाइए, जो भी करना है करिए। ये जो ड्रामा रोज़ का रोज़ चलता रहता है, एकदम झूठ की नैया नदियाँ बह रही हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये क्या हमको चाहिए? डू वी रियली वांट दिस? सर जी, प्रणाम। प्रणाम आदि। बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन और काफ़ी लोग इसको पूछ भी रहे हैं और काफ़ी लोग हमारे ऐसे काफ़ी देर से बात भी कर रहे हैं। देखिए, कोई भी सिस्टम या जो भी एक मॉडल होता है उसकी एक लाइफ होती है। ये जो चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसके अभी बदलने का टाइम आ चुका है। मैं डिक्टेटरशिप के हक में नहीं हूँ कि हम सब तोड़ ताड़ के साइड पे कर दें, लेकिन इसको बहुत तगड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे चुन के वहाँ भेजे और वहाँ जो टाइम वेस्ट करते हैं और हल्ला करते हैं और देश का ध्यान भटकाते हैं, तो उसमें हमारी कुछ कमज़ोरियाँ अपनी हैं सिस्टम की, जिनको अभी सुधार करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह की तो बाद में बात करते हैं। अब इलेक्शन की बात करते हैं। पहले क्या कारण है कि 100 में से जिसने 40 वोट लिए और उसका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर जो है 39 वोट्स पे बैठा है, तो 40 वाला सिलेक्ट हो जाता है। तो जो 60 लोग जो थे, उनका क्या? तो हमें तो पहले भैया वोटिंग बनानी चाहिए मैंडेटरी, कंपल्सरी। अगर आप भारत में रहते हैं, आपको सरकारी स्कीमों का लाभ उठाना है और आपके 2 बच्चे हैं यूसीसी आने के बाद ऑफ कोर्स, तो आपको वोट का हक है और जिसको वोट का हक है उसको वोट पक्का डालना चाहिए, ताकि ये जो लोगों का है कि वोट वाले दिन कहीं चले गए और बाद में रोने लग गए, ये ख़त्म हो। और उसके लिए हम आई थिंक कभी अलग से बात करेंगे कि हम प्रेजेंट सिस्टम वोटिंग से कैसे निकल के हम कैसे एटीएम्स का यूज़ करके कैसे हम और इलेक्शन के एक दिन के बजाय मे बी एक हफ्ते में स्प्रेड करके हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, जो वोट ना डाले टू पनिशेबल। दूसरा कि जिसको जितने वोट मिले, अगर किसी को 100 में से 40 वोट मिल रहे हैं लेकिन हाईएस्ट वोट मिल रहे हैं, तो उसका जो प्रोपोर्शन है ना, उसको जो पार्लियामेंट के अंदर बोलने का टाइम, उसकी सीटिंग का सिस्टम वैसे ही होना चाहिए। यू कैन नॉट कंपेयर एक लीडर जो कि 80% वोट लेके जीत के आता है और दूसरा जो 40% से मसा पास होता है, और दोनों की आवाज़ आपने बराबर कर दी पार्लियामेंट के अंदर, तो तभी ये आपको ऐसे लोग दिखते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं, खानदान के नाम पे पास हुए हैं टेस्ट से, और सबसे बड़ा हल्ला कर रहे हैं। इनकी सीटिंग अरेंजमेंट और इनको जो बोलने का टाइम ऑफिशियली, वो उनकी प्रोपोर्शन वोट प्रोपोर्शन, आज एआई आपके पास है, आईटी आपके पास है, कोई बैठने की जरूरत नहीं, 2 मिनट लगेंगे और आपको क्लियर आएगा कि इस सेशन में इस बंदे को 1 घंटे बोलने का अलाउड है, उसके ऊपर वो नहीं बोल सकता। तीसरा अकाउंटेबिलिटी आदि। आप पार्लियामेंट में एक अनपब्लिश्ड बुक लेके घुमा रहे हो जो पब्लिश ही नहीं हुई। आप पार्लियामेंट में बिना एविडेंस के आपको, जब भी कभी हम एज रिसर्चर से बात करते हैं, जो गवर्नमेंट की जो जो एविडेंस, हार्ड एविडेंस जिसकी कैटेगरी आती है, जो भी किताब या रिसर्च होती है उसमें हार्ड कैटेगरी में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसमें से पार्लियामेंट्री डिबेट एक माना हुआ डॉक्यूमेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड, कि पार्लियामेंट के अंदर जो बात हुई उसको आप फेस वैल्यू पे लेते हो कि ये सच है। वहां कोई अगर झूठ बोल के निकल जाता है, कितने इंस्टांस हुए हैं यहाँ एमपीज को माफी मांगनी पड़ी, पिछले सत्र में भी हुआ था, गलत स्टेटमेंट दिए, प्रिविलेज दे दी कि आप जी जो पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हो आपको बाहर, आपको ट्रायल पे नहीं डाल सकते। ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर जो आप झूठ बोल रहे हो उसका क्या? कोई सिस्टम है कि उसको भी देखें जरा, कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस, पूरी दुनिया आपको वॉच कर रही है और आप ये कुछ करते हो। तीसरा मेरे को लगता है आदि थोड़ा बोल्ड स्टेप हो जाएगा। आई थिंक अभी ये जो कहते हैं ना अपने प्रॉक्सी भेज के अपने पे रूल करवाने वाला जो सिस्टम है, ये अभी इसकी भी उम्र खत्म होगी, कि मैंने आपको चुना और आप मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कानून बनाने के लिए, जो चाहे मेरे खिलाफ बन रहा है। तो ये एक रेफरेंडम सिस्टम जो डेमोक्रेसी का एक थॉट प्रोसेस है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है देश के, वो आप डायरेक्ट वोटिंग पे ले, कि हम एमपी को वोट करें ना करें वो तो चलो चलता रहेगा। कल को अगर भारत डिसाइड करता है कि हमने न्यूक्लियर होना है,
जहाँ हमने डीन्यूक्लियराइज करना है अपने आप को, ऐसा फैसला सरकार को डायरेक्ट वोटिंग से लेना चाहिए। देश की क्या मंशा है। और अगर आपने फिर भी इनको रखना है तो 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं। 1 टर्म, 2 टर्म, दैट्स इट। किसी भी एमपी एमएलए को 2 टर्म से ऊपर वहाँ एक डेरा डाल के बैठ के और गुंडागर्दी करने का मौका नहीं देना चाहिए। और किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है आदि, जो सबसे पहला पॉइंट ये है होना चाहिए कि अगर आप क्रिमिनल हो, चाहे एक्यूज्ड हो, चाहे आपके खिलाफ एक एफआईआर लगी है, आप भाई साहब आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने जाएं, और अगर आपके खिलाफ एफआईआर लगी हुई है, चाहे आप कन्विक्टेड नहीं है, केस अभी पेंडिंग है, आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। इधर आप वो बंदा जिसके ऊपर 4 रेप, 2 मर्डर, 6 फिरौती के मामले चल रहे हैं, वो आपके देश के पार्लियामेंट में बैठ के आपका कानून बनाता है। क्या कहा जाता है कि अभी कन्विक्ट नहीं हुआ, जब कन्विक्शन आती है तो नेक्स्ट कोर्ट में चला जाता है। सो होलिस्टिकली स्पेशल कोर्ट्स फॉर एमपी एमएलए वो बने हमारे देश में, लेकिन स्पीड वही है, जिसको जहाँ पे केस लड़ना वहाँ लड़ता है। अब विटनेस को उड़ा देते हो। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड और लिमिटेड टर्म्स, शायद 2 टर्म्स से ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं ना कि भाई हम तो आ गए, अब तो डेरा डाल दिया। और राज्यसभा जिसका, इसको अगर पैरेलल देखें तो ये पैरेलल कहाँ है, यूके से नहीं आया पैरेलल। लोगों को गलतफहमी है कि ब्रिटिश में यह सिस्टम था। हमारे वेदों में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि राजा जब डिसीजन लेगा तो लेने से पहले वो ऋषियों को, जो उसके ऋषि मुनि हैं, उनसे कंसल्ट करेगा कि क्या मैं धार्मिक मतलब राइटियस धर्म, क्या मैं राइटियस डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। वो मान्यता दी गई थी राज्यसभा को कि आप वो हो जो देश हित के बारे में बात करोगे, बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करोगे। यहाँ कोई जहाज बना के उड़ा रहा है, कोई झंडे लेके आ गया, अगर झंडा लेके अंदर आना मना है, अगर अंदर जहाज बना के पेपर्स को उड़ाना मना है, बेल में आना मना है, तो भाई साहब वो एमपीज वहाँ होते क्यों हैं? उनको आप सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते? बैठ जाइए प्लीज, नो, ऐसे क्यों भाई? आप क्या दिखाना, या तो टीवी बंद कर दो, हमें अपने देश का गंदा चेहरा मत दिखाओ। पूरी दुनिया आपको वॉच करती है, और ये ऐसी वाली जो बातें करते हैं लोग। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो मैं अगर आई थिंक प्यू ने सर्वे किया था 2022-23 की बात है, जो भी इसमें पता नहीं 35 देशों में, और अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, लोगों ने कहा 36-37 लैंग्वेजेस, मतलब डिफरेंट हुआ था। सारे के सारे परेशान है अपनी डेमोक्रेसी के साथ। सब ने कहा है, कोई कहता है इनका टेंडर कम करो, कोई कहता है इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, कोई इनको कहता है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी करो, कोई कहता है कि इनकी अटेंडेंस, आप एमपी बन गए, आप एक दिन भी नहीं गए पार्लियामेंट में, तनख्वाह आपको पूरी चाहिए। आप धरने पे बैठे हो, आपकी टैक्स फ्री तनख्वाह है, और ऊपर से आप रूल बना रहे हो कि सैनिक जो डिसेबल्ड है उनकी पेंशन उनकी वो हटा दो। तो यार ऐसे ऐसे, दिस इज समथिंग विच इज, कहते हैं ना अपना टाइम भी, अपनी जो यूटिलिटी वाली टाइम है ना, एक पीक पीरियड होता है, हर इंसान में भी होता है कि आप बिल्कुल जाते हो पीक पे, उसके बाद आप या तो स्टेगनेट हो जाते हो या नीचे को आते हो। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारे देश में चल रहा है, ये भी नीचे को आ रहा है। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जैसे मैंने मेंशन किया, इनकी टेन्योर के रिफॉर्म, जुडिशरी की इंटरवेंशन, कि अगर एक एमपी को 2 साल की सज़ा हुई है और फिर वो हायर कोर्ट में जाता है, उसमें स्टे लेके आ जाता है, तो उसको सस्पेंड किया था बहाल किया जाता है। हमारे जेल के अंदर बैठ के एमपीज देशद्रोह के मामले के कन्विक्ट्स, अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद, वो एमपी बन रहे हैं। आप उन्होंने जेल में डाला है मेरे भाई, तो क्या कोई शक है कि अभी उसमें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देना उनको? तो दीज आर द थिंग्स विच आई थिंक। और अकाउंटेबिलिटी जब लीडर्स की नहीं है तो अब ब्यूरोक्रेट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी कौन मांगेगा? तो एक नेक्सस जो बना हमारे देश में कि ब्यूरोक्रेट्स पीछे रह के पूरी गेम चलाते हैं, मंत्री जी उसका स्टैंप लगाते हैं। बिकॉज एक और जो बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में इलेक्टोरल प्रोसेस की ये है कि इतना पैसा खर्च होता है। आज आपको एमपी बनना है आदि 10 करोड़ तो मिनिमम मान के चलिए, मिनिमम। तो आपने अगर 10 करोड़ लगाए तो क्या आपको इंसानी हक नहीं है आपके बच्चों को कि वो 10 करोड़ आप रिकवर करें, और 10 करोड़ और पैदा करें अगले इलेक्शन में विद इन्फ्लेशन 15 करोड़? तो जब आप 25 करोड़ कमाओगे तो फिर एक ऐसी लत लगेगी कि आप 25 और कमा लोगे। And one more thing which last I would say is before you put across your point is कि जो 10 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी, 12 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये पोलराइजेशन ये इसलिए होती है कि इतनी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रखी है। 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी रखो आप, 1 लाख 2 लाख, भारत बड़ा देश है, 1 लाख शायद काम ना करे, 2 लाख 3 लाख के नीचे रखो,
ताकि वो जो गढ़ बनाया ना कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख लोग हैं, 6 लाख मुझे वोट करते हैं मेरी आइडियोलॉजी पे, तो बाकी चार्ज गए जहाँ जाना चाहे, हमें परवाह नहीं। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो बाहर आ जाता है, उनको लगता है यार हमारी को सुनता नहीं। तो देश के अंदर जो डिसग्रंटलमेंट है उसका ये भी, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स ड्यू हैं, बट एक बात तय है कि रिफॉर्म्स का समय आया है, इस डेमोक्रेटिक मॉडल को बदलना पड़ेगा जी। एक ये है, दूसरा सर मेरा एक बेस पॉइंट ये बड़ा सिंपल है कि साहब देखो ऐसा है, आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। जो झूठ बोलता है उसको लात पड़ी, देयर इज नो क्वेश्चन। जो मतलब मिसकोटिंग, आज जैसे एक एमपी साहब खड़े होकर बोलते हैं क्या राइट ऑफ रिफ्यूजल टू एन एमपी, उसको ये नहीं पता द गाय विल बी आउट हिमसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, ये तो पार्लियामेंट में आके बड़ी बड़ी बातें बातें बोलते हैं, लेकिन ही इज नेवर स्टेड इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये तो या तो बाहर रहते हैं या पंजाब में चीफ मिनिस्टर के घर में रहते हैं। तो यू नो द पॉइंट इज दैट बड़ी बड़ी बातें करना, अब देखिए द काइंड ऑफ पीपल दैट आर पिकिंग अप, यू नो, जो एक इशू हमने उठाया था डिसेबिलिटी पेंशन का, शशि थरूर पिक्ड इट अप, फैंटास्टिक, कूडोज। बट 2 दिन पहले वो क्या लिख रहा था, पाकिस्तान के साथ हमको बात करनी चाहिए बिकॉज टॉकिंग टू पाकिस्तान विल नॉट बी क्या विल नॉट बी यू नो बैड, इट इज रिक्वायर्ड। तो देखिए ये पार्लियामेंट इज बिकम अ शो। ठीक है, गुमराह करने वाली चीजें हैं ये, इसका ये पूरा शो बन चुका है, एंड शो को पूरी तरह से हमको सीधा करना पड़ेगा बिकॉज दिस कांट गो ऑन लाइक दिस एब्सोल्यूट रबिशनेस व्हिच इज हैपनिंग। ठीक है, दैट्स व्हाट वी वांटेड टू ब्रिंग अक्रॉस। सर एनीथिंग एल्स? नो, आई थिंक देयर आर सो मेनी, अगर उसको अगर सीरियसली बैठ के पेपर लिखने लगो तो आई थिंक 15 20 25 पॉइंट्स और निकल आएंगे। बट यस, अकाउंटेबिलिटी से अगर हम गेम शुरू करते हैं, और अकाउंटेबिलिटी आप मैनिफेस्टो की अकाउंटेबिलिटी से स्टार्ट करें कि आपने मैनिफेस्ट में ये बोला, लिख के दिया, और एंड ऑफ द गवर्नमेंट आप कितना कर पाए। एक बार हुआ भी था कि पहली टर्म के बाद, जब 2014 के इलेक्शन के बाद एक प्रेस ने निकाला था कि बीजेपी ने 90% और 85% अपनी पूरी की है एज अ पार्टी। तो दिस शुड बी, और ये सब्सिडी का जो बांटने का, जो वोट खरीदने का जो महकमा हमारा चल पड़ा है ना, फ्रीज भी बांटो, और एक ने शुरू किया, और जिसका भी आप बता रहे थे, और उसी पार्टी ने ऐसा सिस्टम सेट किया। तो आई थिंक नाउ देयर इज अ टाइम फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन नाउ, कि ये सब्सिडी वाला सिस्टम बंद होना आई चाहिए। होप इट शुड बी बैंड, एब्सोल्युटली इट शुड बी बैंड। और आपने फिर भी जो प्रॉमिस किया मैनिफेस्ट पे, अगर आपकी सरकार बनी और आप 100 डेज 200 डेज, इनफैक्ट मैनिफेस्टो में आपको ये भी लिखना चाहिए कि ये वाला प्रॉमिस मैं इतने दिन में पूरा करूंगा। इसके लिए फंड कहाँ से ला रहे हैं? मैं विधवा पेंशन देना चाहता हूँ, दो, पैसे कहाँ से आएंगे? आपकी स्टेट पहले डेट में डूबी हुई है, और आप कह रहे हो कि मैं और 1500 करोड़ रुपए और बांटूंगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोची जा सकती हैं, इनके बारे में लिखा जा सकता है, और बात की जा सकती है जैसे हम कर रहे हैं। एंड आई थिंक टाइम हैज़ कम फॉर चेंज, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा जी। थैंक यू सर फॉर दैट। एंड सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। वी कीप टेकिंग अप सोशल इश्यूज, एंड इफ यू हैव एनीथिंग दैट यू वांट अस टू टॉक अबाउट, प्लीज हमारा ईमेल एड्रेस नीचे है, प्लीज गेट इन टच विद अस। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।